वेलकम बैक स्टूडेंट्स। पिछले टॉपिक में हमने कोशिका की परिभाषा एवं कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया था। अब आता है कोशिका सिद्धांत नवीन परिप्रेक्ष्य में कोशिका सिद्धांत। तो देखिएगा, नवीन परिप्रेक्ष्य में कोशिका सिद्धांत, या हम ये भी कह सकते हैं आधुनिक कोशिका सिद्धांत। आधुनिक कोशिका सिद्धांत मतलब नए रूप से कोशिका सिद्धांत किस रूप में हुआ। तो देखो, रुडोल्फ विर्चो 1855, रुडोल्फ विर्चो 1855 ने बताया कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से कोशिका विभाजन द्वारा होती है, अर्थात ओमनीज सेलुला ए ओमनीज, ओमनीज सेलुला ए सेलुला। कैसे क्या दिया था उन्होंने? ओमनीज सेलुला ए सेल्यूला, अर्थात नई कोशिकाओं की उत्पत्ति कोशिका विभाजन द्वारा पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। तो आधुनिक कोशिका सिद्धांत की नींव इस प्रकार देखिएगा। अब आप ध्यान देना। तो इसमें तो देखिएगा, आधुनिक परिप्रेक्ष्य में कोशिका सिद्धांत या नवीन परिप्रेक्ष्य में कोशिका सिद्धांत बात देखिए। तो इस सिद्धांत के अनुसार पहला बिंदु, कोशिका सजीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। दूसरा है, सभी सजीव कोशिका एवं उसके उत्पादों से कोशिका एवं उसके उत्पादों से मिलकर बने होते हैं। सभी सजीव कोशिका एवं कोशिका उत्पादों के या उसके उत्पादों से मिलकर बने होते हैं। तीसरा है, ये इंपॉर्टेंट है, नई कोशिकाओं का निर्माण या उत्पत्ति, नई कोशिकाओं का निर्माण कोशिका विभाजन द्वारा पूर्ववर्ती या पुरानी कोशिकाओं से होता है। पूर्ववर्ती या पुरानी कोशिकाओं से होता है। ये किसने बताया? रुडोल्फ विर्चो ने। रुडोल्फ विर्चो
विर्चो 1855, रुडोल्फ विर्चो ने बताया था। एक वैज्ञानिक और थे नेगली, रुडोल्फ विर्चो में नेगली, इन दोनों ने दिया था इसको। तो ये आप ध्यान देना, निश्चित है कि क्या प्रकृति में ऐसे जीव भी पाए जाते हैं जो कोशिका नहीं है। तो ध्यान देना, तो कोशिका सिद्धांत के अपवाद, इसमें आता है कोशिका सिद्धांत के अपवाद। तो एक बार इसको देखें दोबारा कि नवीन परिप्रेक्ष्य में कोशिका सिद्धांत किसने, नेगली और रुडोल्फ विर्चो ने दिया था ये 1855 में। तो इस सिद्धांत के अनुसार कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। दूसरा है सभी सजीव कोशिका एवं कोशिका के उत्पादों या कोशिकीय उत्पादों से मिलकर बने होते हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये था नई कोशिकाओं का निर्माण कोशिका विभाजन द्वारा पूर्ववर्ती कोशिका या पुरानी कोशिकाओं से होता है। अर्थात क्या, तो ओमनीज, OMNIS, ओमनीज सेलुला सेलुला, ओमनी सेलुला सेलुला, ये दिया था उन्होंने। अब देखिएगा इस सिद्धांत का अपवाद, कोशिका सिद्धांत के अपवाद। द 11th क्लास में परीक्षा में आता है ये कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। नवीन परिप्रेक्ष्य में कोशिका सिद्धांत को समझाइए, कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या है। प्रश्न आते हैं बेटा परीक्षा में हायर सेकेंडरी में कि कोशिका सिद्धांत क्या है या कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, समझाइए, इसका क्या अपवाद है। तो देखो, कोशिका सिद्धांत का अपवाद, कोशिका सिद्धांत का अपवाद, क्या ऐसा कोई जीव है जो कोशिका नहीं हो। इन्होंने क्या बताया कि सभी सजीव कोशिका एवं कोशिका उत्पादों के मिलकर बने होते हैं। तो इसमें है वायरस, अपवाद कौन है, वायरस, वायरस या विषाणु, जो कि क्या है, कोशिका नहीं है। वायरस विषाणु क्या कोशिका नहीं है, अर्थात ये सजीव एवं निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी बताया गया इनको। सजीव एवं निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी कुछ क्या होते हैं, वायरस, ध्यान दीजिएगा। तो वायरस कोशिका नहीं है, तो ये अपवाद है इसका, कोशिका सिद्धांत का, ध्यान देना। तो क्यों है अपवाद, क्योंकि इनमें जो कोशिका नहीं है पूरी है, अर्थात जब किसी जीव में प्रवेश करते हैं तो वो उसी जीव को अपनी कोशिका बना लेते हैं ये। तो कहने का मतलब ये है, ये अपवाद है कोशिका सिद्धांत का, अर्थात इनमें स्वतंत्र विभाजन की क्षमता नहीं होती है। कहने का मतलब ये है, इनमें स्वतंत्र विभाजन क्षमता नहीं होती है। ये किसी जीव की कोशिका को ग्रहण करके या उसमें प्रवेश करके स्वतंत्र विभाजन करते हैं। अब आता है, यदि कोशिका का समग्र अध्ययन किया जाए, कोशिका का समग्र अध्ययन किया जाए, तो इसमें देखो पादपों के आधार पर और जंतुओं के आधार पर कोशिकाएँ, वैसे प्रकार में देखा जाए इसका तो कोशिकाएँ विकास एवं प्रकार के आधार पर दो प्रकार की होती हैं। उत्पत्ति के आधार पर, विकास एवं उत्पत्ति का दो प्रकार होती है, कौन सी, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएँ और यूकैरियोटिक कोशिकाएँ। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएँ और यूकैरियोटिक कोशिकाएँ, अर्थात ये सबसे प्राचीन कोशिकाएँ हैं। जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिकाएँ जीवाणु, माइकोप्लाज्मा और बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, अर्थात नील हरित शैवाल, ये प्राचीन कोशिकाएँ हैं। और जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पादप और जंतु आते हैं। तो आप देखिएगा प्रोकैरियोटिक कोशिकाएँ, प्रो माने प्रिमिटिव, आदिम, कैरियन केंद्रक। तो इसमें देख, इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जंतु जगत में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होती है 11 × 17 mm
या सीएम होता है, जबकि संपूर्ण जगत में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा लेडेलाई या माइकोप्लाज्मा गैलीसेक्टम होती है, जो 0.1 माइक्रो एम होती है, माइक्रोमीटर होती है। और भी बहुत सारी हैं कोशिकाएं। तो वैसे कोशिकाएं आकार, उत्पत्ति और प्रकार, कुंडलित, लंबाकार, घनाकार सभी प्रकार की होती हैं। कोशिकाओं की आकृति निश्चित नहीं होती है। फिर भी हम इनको एक बार देख लेते हैं। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, उत्पत्ति एवं विकास के आधार पर, उत्पत्ति विकास के आधार पर कोशिकाओं के प्रकार, कोशिकाओं के प्रकार। ध्यान दीजिएगा बच्चों, उत्पत्ति एवं विकास के आधार पर कोशिकाओं के प्रकार। तो ये दो प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। पहली आपको प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, प्रोकैरियोटिक सेल्स, और दूसरी है यूकैरियोटिक कोशिकाएं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं, यूकैरियोटिक सेल्स। तो ये दो प्रकार की होती हैं। उत्पत्ति और विकास के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। पहली है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी है यूकैरियोटिक कोशिकाएं। इन्हें हम असीम केंद्र की और ससीम केंद्र की कोशिकाओं के नाम से भी जाने जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को असीम केंद्र की कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं को ससीम केंद्र की कोशिकाएं भी कहते हैं। तो इनका देखते हैं, इनके बारे में थोड़ा। ये परीक्षा में आते हैं प्रश्न कि प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर बताइए। तो पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि क्या होती हैं ये। देखिए, प्रोकैरियोटिक पहली है प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, ध्यान देना, PRO प्रोकैरियो, KARYO प्रोकैरियोटिक। ये दो शब्दों से मिलकर बनना है। पहला प्रो और दूसरा है कैरियो। प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव, PRIMITI प्रीमिटिव, और ये होता है प्रोकैरियोन, प्रीमिटिव, और ये होता है कैरियोन, KARYON कैरियोन। लैटिन शब्द है ये कैरियोन। प्रीमिटिव का मतलब होता है आदिम, प्राचीन, इसका मतलब केंद्रक। अर्थात ऐसी कोशिकाएं, ध्यान देना, ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक एवं केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती हैं, मतलब सुव्यवस्थित केंद्रक एवं केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। तो इसमें आपको देखेगा, अर्थात इनका जो केंद्रक होता है वो आदिम प्रकार का होता है, प्राचीन प्रकार का, जैसे क्या बोलते हैं न्यूक्लियोइड या केंद्रकाभ या जीनोपोर। तो इसमें देखिएगा परिभाषा देखो इसकी क्या होती हैं। वे कोशिकाएं
वे कोशिकाएं जिनमें सुविकसित केंद्रक एवं केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती हैं तो उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। तो उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। कौन सी कोशिकाएं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। तो देखिएगा, वे कोशिकाएं जिनमें सुविकसित केंद्रक एवं केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती हैं तो उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। उदाहरण देखो इनके। उदाहरण: जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, इसका एक नाम और है, वर्तमान में बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। नील हरित शैवाल। और तीसरे प्रकार के माइकोप्लाज्मा। ये सबसे आदिम प्रकार की कोशिकाएं हैं, अर्थात इनमें जो केंद्रक होता है वो सुविकसित नहीं होता है, अर्थात कोशिका द्रव में जो भी होता है उसमें फैला रहता है। केंद्रक मतलब वर्तुलाकार होता है, वृत्ताकार केंद्रक होता है जो कोशिका द्रव में ही फैला हुआ। केंद्रक द्रव में कोशिका द्रव एक समान होते हैं, उनमें फैला रहता है। इसमें सुविकसित कोशिकांग भी नहीं पाए जाते हैं झिल्लीयुक्त, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक, गोल्जिकाय, लाइसोम, राइबोसोम जरूर पाए जाते हैं इनमें, ध्यान देना, जो कि झिल्ली रहित कोशिकांग है। तो आप देखिएगा, ये कोशिकाएं हैं, इनमें जो केंद्रक होता है, अंतर कराऊंगा तो बता दूंगा आपको मैं। इनमें जो केंद्रक, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक को प्रोकैरियोन केंद्रकाभ